नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। और 10 बज गए हैं और हिंदी में जो डिस्कशन होगा ये चैप्टर 3 होगा। और जैसे कि नया टाइमिंग जो है कि 9:30 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे। 9:30 बजे हम लोग 8th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो बंगाली में रहेगा। और 10 बजे से हम लोग जो हिंदी में डिस्कशन चल रहा है चैप्टर 2, पहला जो चैप्टर है वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। 3rd चैप्टर हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने दो पहले चैप्टर नहीं देखे तो जल्दी से फटाफट से उस चैप्टर देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमसे सीधा जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहला एक डायरेक्ट क्वेश्चन के काची प्लेन इन बालूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान कंसिडर द ब्रेड बास्केट ऑफ बालूचिस्तान। तो बालूचिस्तान का ब्रेड बास्केट किसको कहा जाता है? तो ये है काची प्लेन। तो पहली नज़र में जब ये काची प्लेन दिखने में आता है तो यहाँ पे जो माउंटेनियस टेरेन है यहाँ का या जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो ये सब देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई विलेज या इंसान रहने के लायक है। ये जगह उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना फर्टाइल है कि इसको बलूचिस्तान का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर। इन 1968 सरदार ग्यास Works Raisini drew the attention of archaeologists to a mound near his winter residence on the banks of Bolan River about 10 किमी south of Dadar, the main settlement of Kachi district। तो 1968 में एक वाक़या हुआ कि सरदार ग्यास वर्क्स रायसेनी इन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इनको एक माउंट के बारे में बताया था। जो माउंट था जो काची डिस्ट्रिक्ट का जो मेन सेटलमेंट था दादर एक जगह। इस दादर से 10 किलोमीटर साउथ में बोलान नदी के तट पे माउंट था। इसके बारे में सरदार जी ने और सरदार ग्यास वर्क्स रायसेनी ने एक आर्कियोलॉजिस्ट को बताया था। उसके बाद ए फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट मिशन इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड एक्सकवेटिंग द साइट ऑफ मेहरगढ़ इन 1974। और उसके बाद रायसेनी ने जब बताया उसके बाद एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट मिशन ये कोलैबोरेशन में थे पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ। और इन्होंने 1974 में मेहरगढ़ में एक्सकैवेशन का काम स्टार्ट किया। जो मतलब मेन थे इनके सभी को पता है कि जा फसोआ जरीज और रिचर्ड कार्डो थे उनके असिस्टेंट इस एक्सकैवेशन में। जा फसोआ जरीज जिन्होंने मेहरगढ़ को एक्सकैवेट किया था और इनके असिस्टेंट थे रिचर्ड कार्डो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल विलेजेस इमर्ज्ड इन circa 8000 to 6000 BC। तो वर्ल्ड के पहले जो एग्रीकल्चरल विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 5, अर्ली न्यूलिथिक फेसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एट जेरिको एंड आइन गज़ल इन जॉर्डन। तो बहुत सारे जगह से हमें अर्ली न्यूलिथिक विलेजेस देखने को मिलते हैं जॉर्डन में, आइन गज़ल एंड जेरिको। उसी तरह जो तेलेगुरान एंड अलीकुश है जो कि ईरान में है, ईरान में अलीकुश एंड तेलेगुरान। तुर्की में कटल है, यहाँ पे भी अर्ली न्यूलिथिक विलेज हमें देखने को मिलते हैं। और जो नॉर्थ सीरिया में है कैनू, यहाँ पे भी अर्ली न्यूलिथिक विलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 6, इन साउथ ईस्ट एशिया एक्सकवेशन एट स्पिरिट केव इन थाईलैंड रिवील 10 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज इंक्लूडिंग आलमंड, पेपर, क्यूकम्बर, बेटलनट, बीन्स एंड पीस। तो साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड के स्पिरिट केव में जब ये खोजबीन के दौरान 10 अलग अलग तरीके के प्लांट स्पीशीज हमें मिले हैं जिनमें ये इंक्लूड है आलमंड, पेपर, क्यूकम्बर, बेटलनट, बीन्स एंड पीस। तो ये थोड़ा याद रखना बहुत ही ज़रूरी है स्पिरिट केव से कौन से प्लांट स्पीशीज हमें मिलते हैं, या ये दिया हुआ हो सकता है कि इन ऑप्शन में से कौन से स्पिरिट केव से मिलता है। तो हालांकि ये अलग बात है कि जितने भी स्पीशीज़ प्लांट स्पीशीज़ यहाँ से मिलते हैं ये सभी यहाँ पे डोमेस्टिकेशन इनका होता था कि नहीं होता था इसके बारे में कोई सर्टेन प्रूफ हमारे पास मौजूद नहीं है। द नेक्स्ट नंबर 7, द एक्सकवेशन एट मेहरगढ़ विच गेव एविडेंस ऑफ बर्ली एंड व्हीट कल्टिवेशन एंड कैटल, शीप एंड गोट डोमेस्टिकेशन। तो मेहरगढ़ से जो हमें एक्सकवेशन के ज़रिए जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बर्ली और व्हीट का जो कल्टीवेशन यहाँ पे मेहरगढ़ में होता था एंड कैटल, शीप एंड गोट यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड किए जाते थे। और ये सेम इसी तरह का इसी टाइम पीरियड में जो इंडिया के जो उत्तर प्रदेश का जो प्रोविंस है यहाँ पे भी शायद जो था
तो इसी टाइम पीरियड के दौरान देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वली अर्ली डेट्स फॉर द राइस कल्टिवेशन फ्रॉम द नॉर्दर्न फ्रिंजेस ऑफ बिंदस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। तो इसी दौरान इसी समय काल में ही उत्तर प्रदेश में भी शायद राइस कल्टीवेशन होता था, हालांकि इसके बारे में कोई डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जो भी हो, और क्योंकि ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखी कि पहले हम लोग देखें कि जॉर्डन में जो जेरिको एंड आइन गज़ल, फिर ईरान में तेलेगुरान एंड अली कुश, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया स्पिरिट केव, उसके बाद हम लोग मेहरगढ़ में आकर पहुंचते हैं। तो ये जो तीनों अलग अलग जो जोन हमें तीनों अलग अलग जोन्स में हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं अर्ली न्यूलिथिक पीरियड में या उससे भी पहले। तो इसमें क्या होता है कि इनके साथ इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन मौजूद नहीं है। तो इसलिए इन सारे जोन्स को हमें इंडिपेंडेंट सेंटर्स के रूप में ही देखना चाहिए। देन नेक्स्ट, इन साउथ चाइना, Hemudu in South China has given evidence of rice cultivation and domestication of water buffalo, dog, and pig in the late 6th and early 5th millennium BCE context। तो साउथ चाइना में हेमिदू इस जगह से हमें राइस कल्टिवेशन के एविडेंसेस हमसे हमें प्राप्त होते हैं, और जो लेट 6th एंड अर्ली 5th मिलेनियम BC है, इस समय काल में यहाँ पे वाटर बफेलो, डॉग एंड पिग का जो डोमेस्टिकेशन होता था। Then next, number 10, by 5000 BC, the people of Mexico were growing corn, beans, squash, goats, avocados, and chili pepper, and were domesticating turkeys, dog and honeybees। तो by the 5000 year BC में मेक्सिको के लोग ये सब चीज़ों का डोमेस्टिकेशन किया करते थे, जिसमें हनी बीज भी इंक्लूड था। तो हनी बीज यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको याद रखिएगा। Number 11, at about the same time, communities living in Peruvian highlands were cultivating tomatoes, potatoes, and may have been domesticated इलामा एंड अल्पका। पता नहीं इलामा एंड अल्पका किस तरह के प्राणी हैं, तो अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसी समय काल में मतलब बाय द 5000 BC जो पेरुवियन हाईलैंड्स में जो इंसान रहते थे वो टोमेटोज, पोटैटोज, इन सब का डोमेस्टिकेशन कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और इलामा एंड अल्पाका ये सब जो एनिमल है ये भी इन्होंने डोमेस्टिकेशन इनका स्टार्ट कर दिया था। देन 12 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी। तो फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी क्या है? तो फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी इज़ वन विच मीट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ, यहाँ पे आस हो गया है तो ईट्स होगा, हाफ ऑफ इट्स food needs for at least part of the year through the domestication of animal or plants। तो फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी उन्हीं सोसाइटी को कहा जाता है जो कि एटलीस्ट हब जो उनका जो फूड नीड्स है वो ये प्रोड्यूस करेंगे थ्रू डोमेस्टिकेशन। वो एनिमल हो सकता है या प्लांट्स हो सकते हैं। Then next, the Neolithic age is associated with innovations in stone tool technology, specifically the making ground, baked and polished stone tools and advent of fruit production। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यूलिथिक एज में के फीचर्स हम लोग कह सकते हैं कि न्यूलिथिक एज में अगर कौन से नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं तो ये सब स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा था। Then 14, V. Gordon Child coined the phrase Neolithic Revolution to highlight the enormous significance of these changes। तो ये ऊपर में हम लोगों ने जो जितने सारे चेंजेस देखे न्यूलिथिक एज में जो हो रहे थे, तो गॉर्डन चाइल्ड ने इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन इस फेज का इस्तेमाल इन्होंने किया है इन सब चेंजेस को या इन सब जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं इनको हाईलाइट करने के लिए इन्होंने इसको कहा है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। जो चेंजेस में अंडर में आते हैं इनोवेशन ऑफ स्टोन टूल टेक्नोलॉजी, एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इनोवेशन ऑफ पॉटरी, सेडेंटरी लिविंग जो स्टार्ट होता है, सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी हमें देखने को मिलते हैं न्यूलिथिक एज में, और डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स। डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें देखने को मिलता है जो कि हमें भीमबेटका केव पेंटिंग से भी देखने को मिलता है। नंबर 15, अभी हम लोग आते हैं जो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसीजर था ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। तो नंबर 15, वी गॉर्डन चाइल्ड सजेस्टेड दैट एनवायरमेंटल चेंजेस एट द एंड ऑफ प्लीस्टोसिन
were the impetus towards food production. He argued 1000 years ago the climate in parts of West Asia became drier due to northward, और यहाँ पे northward हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, northwards shift of the summer rains, the drying up, desiccation that is drying up led to a concentration of people, plants and animals close to water resources such as rivers and oases. तो जो भी हो, गर्डन चाइल्ड का मानना है कि क्यों एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट किया, फ्रूट प्रोड्यूसर इंसान कब क्यों फ्रूट प्रोड्यूसर बन गए गैदरर्स से। तो अगर गर्डन चाइल्ड की माने तो इन्होंने जो रीज़न बताया है इसके पीछे इन्होंने रीज़न बताया कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे थे प्लीस्टोसीन एरा जब ख़त्म हो रहा है उसके एंड में, यानी कि 10,000 ईयर्स पहले, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए ही इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। इन्होंने कहा है कि इस समय में जो क्लाइमेट था वेस्ट एशिया में ये सूखा पड़ रहा था यहाँ पे, इसीलिए, और जो समर रेन था ये नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो रहा था उत्तर की तरफ, और इसीलिए जो ड्राइंग अप का जो एक दौर चला, इसके लिए इंसान, प्लांट्स और एनिमल्स ये सब नदी तट या वाटर रिसोर्सेज के आसपास रहने लगे, और इससे धीरे धीरे इंसान फ्रूट गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। डोमेस्टिकेशन जो है स्टार्ट हुआ एनिमल्स का एंड प्लांट्स का। Gordon Child's theory was questioned by Robert J. Brainwood, who rejected the focus on environmental changes as the crucial factor leading to agriculture. He argued that domestication took place in certain nuclear zones which supported a variety of wild plants and animals that had potential for domestication. In such areas, domestication was the natural outcome of human experimentation. तो इतने चीज़ें याद रखना यहाँ से बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा सा मतलब क्यों ये डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाइल्ड का जो थ्योरी है, गॉर्डन चाइल्ड ने जो थ्योरी दिया है कि इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं इसके लिए एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको चैलेंज करते हुए रॉबर्ट जी ब्रेनवुड इस थ्योरी को चैलेंज करते हैं, और इनका मानना है कि जो डोमेस्टिकेशन जो हुआ है ये सर्टेन जो न्यूक्लियर जोन्स एरियाज़ थे, न्यूक्लियर एरियाज़ यहाँ पे हुए हैं, और जहाँ पे बहुत तरह तरह के वाइल्ड प्लांट्स देखने को मिलते थे, तरह तरह के एनिमल्स जहाँ पे थे, और जिनके अंदर में डोमेस्टिकेशन का पोटेंशियल मौजूद था। मतलब उन प्लांट्स में या उन एनिमल्स में डोमेस्टिकेशन के कुछ गुण उनके अंदर ही थे, और ये ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर था। और इस तरह के एरियाज़ में जो क्या हुआ था कि डोमेस्टिकेशन जो था एक नेचुरल आउटकम था, नेचुरली हुआ था। इंसान धीरे धीरे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बहुत अच्छे से जानने लगे थे, और बहुत थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, और इसी के लिए एक नेचुरल आउटकम के तौर पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है, ऐसा मानना है रॉबर्ट जी ब्रेनवुड का। द नेक्स्ट 17 ब्रेनवुड theory was rejected by Lewis R. Bonfire on grounds that it could not be archaeologically tested and that there are some specific concrete factors that can explain the beginning of agriculture. तो ब्रेनवुड ने जो थ्योरी दिया कि ये एक नेचुरल आउटकम है, न्यूट्रल जोन्स में ये हो रहा है, और ये एक नेचुरल आउटकम है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का, और ये जो प्लांट्स या एनिमल्स जिनके अंदर पोटेंशियल था, इसी के लिए डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए लुइस बोनफायर इसको रिजेक्ट करते हैं, और ये इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, जो ब्रेनवुड ने जो थ्योरी दिया उसके रिगार्डिंग कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। और इन्होंने कहा है कि कुछ एग्रीकल्चर क्यों शुरू हुआ इसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्क्रीट फैक्टर्स मौजूद है जो बोनफायर ने उनके बारे में चर्चा की है। तो इन्होंने कहा है कि 2 फैक्टर्स कैन डिस्टर्ब द पीपल फूड बैलेंस, दैट इज़, तो इन्होंने कहा है कि जिस जगह पे इंसान रहते थे उस जगह में पीपल, इंसान और जो उनके फूड थे इसके बीच में एक बैलेंस बना हुआ था, लेकिन 2 कारण ऐसे थे जिनके लिए ये बैलेंस बिगड़ गया था किसी टाइम में। तो ये 2 कारण के लिए ये बैलेंस बिगड़ सकता है, इंसान और फूड का जो ये बैलेंस है, पीपल फूड बैलेंस। एक हो सकता है एनवायरमेंटल चेंज, और दूसरा हो सकता है डेमोग्राफिकल ग्रोथ, कि पॉपुलेशन बढ़ गया। तो एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है, डेमोग्राफिक ग्रोथ हो सकता है। डेमोग्राफिक ग्रोथ में भी इन्होंने कहा है, मतलब बोनफायर ने कहा है कि डेमोग्राफिक ग्रोथ भी 2 तरीके से बढ़ सकता है। एक हो सकता है कि इंटरनल स्ट्रेस, अंदरूनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है अंदरूनी तरीके से, तो यहाँ पे इंटरनल का आई मिसिंग है, जो भी हो।
और दूसरा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है या डेमोग्राफिक ग्रोथ हो सकता है वो एक्सटर्नल स्ट्रेस हो सकता है कि बाहर से कुछ आदमी आ गए, जैसे कि इमिग्रेशन, बाहर से कुछ आदमियों का इमिग्रेशन हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ गया और उस एरिया का पॉपुलेशन एंड जो फूड जो रेशियो था या जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और डोमेस्टिकेशन की तरफ वो बढ़ने लगे या दूसरे तरीक़ों की खोज में वो बढ़ने लगे। तो बोनफायर ने कहा है कि ही आर्ग्यूड दैट एट द एंड ऑफ प्लीस्टोसिन, यानी कि जब हॉलोसिन स्टार्ट हो रहा है 10,000 साल पहले, राइज इन सी लेवल में राइज हो रहा था और इसीलिए जो कोस्ट एरिया में जो इंसान रहते थे वो इनलैंड मतलब अंदर की तरफ कोस्ट से पानी के तटों से मतलब नदी के तटों से वो अंदर की तरफ जाने लगे। और लेकिन इसके रिगार्डिंग जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ये भी उतने ठीक ठाक मौजूद नहीं है। कोई भी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जो है वो ठीक ठाक से नहीं मिला है कि प्लीस्टोसिन एरा में राइज हो रहा है सी लेवल में और जो कोस्टल एरिया से ह्यूमंस जो इंसान रहते थे वो इनलैंड की एरिया की तरफ बढ़ गए, जिससे कि एक एक्सटर्नल स्ट्रेस हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ इमिग्रेशन के ज़रिए और डोमेस्टिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तो जो भी हो, तो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मे बी इंटरनल स्ट्रेस था पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि अंदर से ही जो एक ट्राइब था या जो भी कम्युनिटी रहते थे उनमें से ही पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था और इसके लिए क्योंकि फूड और पॉपुलेशन रेशियो बिगड़ रहा था इसके लिए उन्होंने नए नए तरीके खोजने स्टार्ट किया और इसी तरीके से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ प्लांट्स का और एनिमल्स का। तो ये थ्योरी ये कहता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो बोनफायर ने जो थ्योरी दिया है इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग उस टाइम के, बट द क्वेश्चन इज इट ओके इफ यू टॉक अबाउट ओवर पॉपुलेशन एंड फूड क्राइसिस व्हेन रिसोर्सेज वर अबंडेंट एंड ह्यूमन कम्युनिटी वाज स्मॉल। तो अभी ये प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हम उस समय में ओवर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फूड क्राइसिस की बात कर रहे हैं, उस समय में जिस समय में जो ह्यूमन पॉपुलेशन था वो बहुत ही कम था और जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। तो एक प्रश्न उठता है बोनफायर की थ्योरी के ऊपर। उसके बाद और एक आते हैं गॉर्डन चाइल्ड के बाद हम लोगों ने देखा ब्रेनवुड के बाद हम लोगों ने देखा बोनफायर के बाद अभी जो आता है केंट फ्लेनरी। तो इन्होंने क्या किया है कि रीज़न या इवेंट मतलब किस घटना से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से इन्होंने डिबेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया। इन्होंने ये प्रोसेस की तरफ बढ़ गए। केंट फ्लेनरी शिफ्टेड द फोकस ऑन द प्रोसेसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो कैसे स्टार्ट हुआ, इन्होंने इसको छोड़ के जो प्रोसेस था फूड प्रोडक्शन का या डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस था इसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन इन्होंने लगाया और जो एडवांटेज क्या क्या थे डोमेस्टिकेशन के एलिमेंट्स एंड प्लांट्स डोमेस्टिकेशन के एडवांटेजेस क्या थे इनके ऊपर इन्होंने अपना फोकस जो है ये जारी रखा। तो इन्होंने जो कहा है अपनी थ्योरी में 2 टाइप्स ऑफ फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, इन्होंने फूड मतलब प्रोक्योर करने के 2 सिस्टम के बारे में बताया है। एक है नेगेटिव फीडबैक फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, बैलेंस एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज विदाउट चेंज। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन कम्युनिटी क्या करता है, अपने आसपास जो फूड रिसोर्सेज है तरह तरह के उनको यूज़ करते हैं विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं करते हैं और एक बैलेंस एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर लिया। और जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है फूड प्रोक्योरमेंट का, यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड रिसोर्सेज है इनके प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है और वो ऑब्वियसली ये जो होता है इंक्रीजमेंट ये होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज थ्रू ह्यूमन इंटरफेरेंस। इन्होंने मेज प्लांट का एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से मेज प्लांट का जो है ये डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद इसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, ये धीरे धीरे अच्छे तरीके से पनपता है और उसके बाद जो ह्यूमन अट्रैक्शन ये अट्रैक्ट करता है ह्यूमंस को और उसके बाद इसका डोमेस्टिकेशन पूरी तरीके से बढ़ जाता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। तो आप लोग किताब से देख लीजिए, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट ये भी नहीं पूछ सकता है, जस्ट खाली क्लियर होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 इन रिसेंट स्टडीज। अभी इतने सारे डिबेट्स के बाद इन रिसेंट स्टडीज द मेन थिंग वाज एनवायरमेंटल चेंज बट नॉट द शॉर्ट सजेस्टेड बाय गॉर्डन। अभी रिसेंट जो स्टडीज़ हुए हैं
और इनमें ये मान लिया गया है कि एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे एंड ऑफ द प्लेस्टोसिन एंड स्टार्ट ऑफ द होलोसिन, मतलब 10,000 साल पहले, और इसी चेंजेस के रिगार्डिंग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन ये जिस तरीके की एनवायरमेंटल चेंजेस की बात गॉर्डन चाइल्ड ने किए थे अपने थ्योरी में, इस तरीके की एनवायरमेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है इसमें। तो इसमें कहा गया है कि ए मिल्डर वार्मर एंड वेटर क्लाइमेट लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट एरिया ऑफ द वाइल्ड सेरल्स दैट हैड पोटेंशियल फॉर डोमेस्टिकेशन। तो रिसेंट स्टडीज़ में ये कहा जाता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे कि होलोसिन एरा जब स्टार्ट होता है तब एक मिल्डर वार्मर एंड वेटर जो क्लाइमेट पनप रहा था। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो वाइल्ड सेरल्स थे इनके जो नेचुरल हैबिटेट थे इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और ये जो वाइल्ड सेरल्स है ये एक्सपेंशन उन्हीं में होता है जिनमें ये डोमेस्टिकेशन के पोटेंशियल थे, मौजूद थे पहले से। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट बुलेटिन है इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं है। तो इसमें जो बेसिकली जो डिस्कस किया गया है, व्हेन वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स आर डोमेस्टिकेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द टाइम, सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट इज चेंजेस इन देयर फॉर्म्स टेन टू टेक प्लेस। तो इसी को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से बहुत लंबे समय तक जब वाइल्ड सेरल्स का डोमेस्टिकेशन या वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट्स का जब डोमेस्टिकेशन हो रहा है लंबे समय से, तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उनके फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं। एनिमल्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, प्लांट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड ये एनिमल्स या प्लांट्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ पैलियोबोटनी और आर्कियोबोटनी। तो द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स रिमेन्स इज नोन एज पैलियोबोटनी। तो एंशिएंट जो प्लांट्स रिमेन्स हमें मिलते हैं इनको एनालिसिस करना ही पैलियोबोटनी या आर्कियोबोटनी कहा जाता है इसको। फ्लोटेशन टेक्निक क्या है? फ्लोटेशन टेक्निक एक टेक्निक है जिसके ज़रिए जो प्लांट रिमेन्स है ये कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है। तो नंबर 23, एनालिसिस ऑफ प्लांट पैरेन्काइमा कैन बी यूज टू फाइंड आउट वेदर इट वाज वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड। तो प्लांट रिमेन्स जो मिलते हैं इनमें हम लोग एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि ये वाइल्ड था या डोमेस्टिकेटेड था। और इसके रिगार्डिंग प्लांट्स के जो पैरेन्काइमा एक तरह का सेल होता है, इस पैरेन्काइमा सेल को एनालिसिस करने से भी हमें पता चल सकता है कि वो जो प्लांट था या एनिमल था वो बेसिकली यहाँ पे प्लांट रिमेन्स का ही डिस्कशन हो रहा है। तो वो जो प्लांट्स में मिलते हैं वो पैरेन्काइमा सेल के एनालिसिस से पता चल सकता है कि वो वाइल्ड या डोमेस्टिकेटेड है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी क्या है ये आप देख लीजिए, अपने किताब में है, तो मुझे तो नहीं मिला है, पेज नंबर 100 में शायद हो सकता है, मैंने देखा था नहीं मिला। तो आप लोगों को अगर मिलता है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। देन नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल टू directly date tiny pieces of squash seeds and maize cobs through the use of एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डेटिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। AMS डेटिंग क्या है या AMS डेटिंग का फुल फॉर्म क्या है, तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये नए तरह का एक डेटिंग सिस्टम है प्लांट रिमेन्स को डेट करने के लिए। एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके ज़रिए हम लोग डायरेक्टली और एकदम एक्यूरेटली डेट पता कर सकते हैं। देन और एक टेक्निक है DNA स्टडी। DNA स्टडी में क्या होता है कि इसमें लिंक देखा जाता है, वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स या प्लांट्स जो मिलते हैं इनके अंदर क्या लिंक था, ये रिलेशनशिप इनका निकाला जा सकता है। और इनके जो मतलब पूर्वज थे वो ओरिजिनली किस एरिया में, कोई भी अगर प्लांट हो तो उसका जो वाइल्ड फॉर्म था वो किस एरिया में ओरिजिनली था, इसका पता चल सकता है DNA स्टडी से। और ये पता करते हैं थ्रू क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जो प्लांट्स के जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं DNA स्टडी के थ्रू। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल 10 बजे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।